हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय इतिहास विषय से संबंधित बिहार पीसीएस परीक्षा को हम आज सॉल्व करेंगे। उसमें प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम इसी क्लास में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से संबंधित सभी क्वेश्चनों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन एवं जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का जो प्रारंभिक स्थल है वो मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 ईसा से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व को मानते हैं और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो कैल्कोलिथिक युग की बात करें तो ताम्रपाषाण युग यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग यानी चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। अगला हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा की बात करें तो उसमें जो है लाल रंग के जो है मिट्टियों पर जो है लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था और परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। और मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी और इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है या पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वह आदि ऐतिहासिक काल से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है और लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है और भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है और सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो पक्की ईंटों से बनी इमारत जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे और पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख हैं। इनकी सतह पर पक्की ईंटों की हैं जिसे जिप्सम या मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है।
तो हड़प्पा के बंदरगाह की बात करें तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी। आप देख सकते हैं हड़प्पीय नगर लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह को माना जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में जो स्थित है वो है लोथल, आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल हड़प्पाकालीन स्थल है बनवाली, हरियाणा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेतों के निशान आपका कालीबंगा, राजस्थान से राइट हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो उत्खनन से संबंधित जो नहीं थे उनके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी ए स्मिथ, राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और वर्ष 1926 से 27 वर्ष 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे और मोहनजोदारो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों की बात करें तो उसमें के.एन. दीक्षित हो गए, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टेन, ए घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला है, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि, तो बोगजकोई किस लिए प्रसिद्ध है? उसका संबंध है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसीलिए बोगजकोई जो है बोगजमई का बारे में महत्वपूर्ण बताया गया है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं बोगजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम जो है आर्यों जैसे हैं और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र हो गए, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है आपका परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 10 राजयुद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, वही परुष्णी नदी जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था और इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित जो है विश्वामित्र थे। अगला हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद की बात करें तो सोम को समर्पित है आपका 9वां मंडल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9 मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुंजवंत पर्वत से प्राप्त किया था और ऋग्वेद के 10 मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद मंडल का जो 9वां मंडल है वो है आपका सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका वैशेषिक के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है और महर्षि कर्णाद इस दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपका कुंडग्राम में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ जो है ज्ञात्रज्ञ क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में उद्धृत किया गया है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि की बात करें तो 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है और एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और उनके पिता सिद्धार्थ जो है ज्ञात्रज्ञ क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्य संघ का एक प्रमुख सदस्य थे और 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। अगला है हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इनका दामाद था। आप देख सकते हैं भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था और जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुतरवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की थी। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है निम्न प्रकार थे, जैसे इंद्रभूति हो गए, अग्निभूति की बात करें, वायुभूति, ये तीनों भाई थे और आर्यव्यक्त थे, सुधर्मन थे, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास जो है अन्य शिष्यों में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ की बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पूर्वकालिक कहलाते हैं वो 14 पूर्वों को कहा जाता है, यानी 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध की बात करें तो पहला धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करें तो सारनाथ में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान में सारनाथ आए थे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों और दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध की बात करें, उनका जो महापरिनिर्वाण की बात करें तो कुशीनगर में हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए और सबसे पहले अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ और कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी और अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सुकर माधव खाने को दिया। ठीक है, सुक्रम मद्दोम जो है खाने को दिया, कहीं सुकर माधव भी दिया गया है बुक में, इससे उन्हें रक्तासितार हो गया। ठीक है, उन्हें अतिसार या फिर रक्तास्तार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग किया था और बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछी गई है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था और इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। पहला है विनय पिटक, जो संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं देता है। दूसरा है सुत्त पिटक, जो महात्मा बुद्ध के वचनों की व्याख्या करता है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला है हमारा, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ये है जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण, ठीक है, या सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, और इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? जो समान नहीं है वो है आत्मदमन। बाकी अहिंसा की बात करें, वेदों के प्रति उदासीनता की बात करें या रीति रिवाजों की अस्वीकृति की बात करें, ये तीनों में समानता है। आत्मदमन इसमें दोनों में समानता नहीं है। आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं कायाक्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। अगला क्वेश्चन है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो बोधगया में जो बोधि वृक्ष है वो है पंचम वंश की पीढ़ी का। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और वह नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था और यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है और तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। और अधिकतर किताबों की बात करें तो इसे 5वीं पीढ़ी का ही उसमें राइट माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो बाबर नहीं बराबर, ठीक है, तो बराबर की गुफाओं का जो उपयोग किया है वो क्या है? आजीविकों ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ और अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए और अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध जो है थी। अगला है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे।
तो आजीवक संप्रदाय की बात करें, उसका संस्थापक मक्खली गोसाल को माना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला है हमारा पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन को माना जाता है। ए इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। अगला हमारा कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो वह कौन शासक था जिसका पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? वो था उदयन द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं हर्यक वंशीय शासक उदयन या फिर उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र बसाने का काम किया था उदयन ने ही। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर, ये भी पूछा गया है कौन सी नदियाँ? गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह के इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था वो गया था लिच्छियों के द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली के लिच्छियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था और लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगृह यानी गिरिव्रज। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश का था और इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह यानी गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था और इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात इसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक हुआ और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और इसी वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। इसीलिए इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था आपका हर्यक वंश। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। इसीलिए इसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा सैंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने वाले जो इतिहासकार थे वो थे विलियम जोन्स। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंडोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम 1837 ईसा में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों यानी ब्राह्मी लिपि का उद्जालन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम्पी की पहचान जो है सिंहल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों यानी दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की यानी कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी
पढ़ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैगस्थनीज जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी इंडिका। डी इसका राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक जो है निरियाकस, आनेसिक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मैगस्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते थे। और विदेशी लेखकों में मैगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक जो है इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। अगला है हमारा, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक की बात करें तो मैगस्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था, जिसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था और करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो विकल्प यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मैगस्थनीज का दूत था। तो मैगस्थनीज का दूत जो है आपका सेल्यूकस था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के छत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था और मैगस्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिखा था। अगला है, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट की बात करें तो बृहद्रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। एक नई वंश शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अगला है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो रुद्रदामन प्रथम की जो उपलब्धियां वर्णित हैं वो है जूनागढ़ अभिलेख, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों और शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जैन धर्म के प्रति झुकाव जो था खारवेल का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा यानी वर्तमान ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था और हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश जो खारवेल था उसका संबंध आपका किससे हो जाएगा? ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन इसमें से चारों में से एक भी नहीं है। आप देख सकते हैं कलिंग जो है चेदी राजवंश का संस्थापक महावेगवाहन नामक व्यक्ति था और तो इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन की बात करें तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। किसने? विसेंट स्मिथ ने। और समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक जो है हरिसेन को माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? हरिसेन से। अगला है हमारा, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था। तो हुणों को पराजित करने वाले एकमात्र शासक थे आपके स्कंदगुप्त, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईसा में हुआ था। इसको स्कंदगुप्त के हाथों से वे बुरी तरह पराजित हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुण आक्रमण का नेता जो है खुशनेवास था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा,
किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। अगला है हमारा, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, अर्थात अप्रहत भूमि कही जाती है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। अगला हमारा, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री सुंगयुन जो है भारत 515 ईसा से 520 ईसा में आए थे। 515 से 520 के बीच। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईसा में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां जो है एकत्रित की थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आपके ह्वेनसांग भारत आए थे, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की है, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियूकी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सियूकी। अगला हमारा, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। ये पहली ऐतिहासिक पुस्तक भी मानी जाती है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया था और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला है हमारा, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान में अवस्थित है? तो ओदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है वह है आपका बिहार में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ओदंतपुर जिले उदनापुर भी कहा जाता है। प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश की बात करें तो नान्यदेव इसके संस्थापक माने जाते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 ईसा में थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था और कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईसा तक मिथिला का स्वर्ण युग भी कहलाता है। अगला है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है आपका हरि सिंह को माना जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो अछूत की अवधारणा की बात करें तो धर्मशास्त्र के समय में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां जैसे अंबस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव हुआ एवं अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। और पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, नर वसित तथा अनिवर्सित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अप्रस्य माने जाते थे। अगला है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन जो है कश्मीर में किया गया था, कश्मीर के कुंडलवन में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाष शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी।
द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है आचार्य सबकमीर यानी सर्वकामिनी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है आपके महाकश्यप थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह यानी राजगीर में हुई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध स्थानों का उल्लेख किया गया है। तो इसे मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्त जो हुआ था उनको बोधगया में। और प्रथम प्रवचन दिया था उन्होंने सारनाथ में और निधन उनका कुशीनगर में हुआ था। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ठीक है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोधगया में बैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया और कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला है हमारा, बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में ज्ञान प्राप्ति किसे हुई थी? गौतम बुद्ध को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल माना गया है। अगला है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को देवता का जो स्थान प्राप्त हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभाजित हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी और इसी के साथ उन्होंने अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ की थी। अगला है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ की? तो ईसा की 6ठी सदी में विश्व की जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ की थी? वो की थी वैशाली में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी और मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची आपका अंगुत्तर निकाय में स्थित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, यह दक्षिण भारत का एकमात्र है अस्मक, और बाकी सभी नॉर्थ भारत के हैं, उत्तर भारत के। और जन व सब सूत्र में केवल 12 राज्यों को ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो गुप्त शासनकाल में हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ का विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ागांव ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। और 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त तथा गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है अपने बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था।
अगला है हमारा मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी उसका कारण था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। और मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती हैं। पहला है पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा है वेतनमान और तीसरा है सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो यहाँ पे जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आप देख सकते हैं नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर यानी वर्तमान राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लग गया था। अगला है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य की बात करें तो उसका उत्कर्ष जो है आपका ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 592 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला है मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी जो है, तो इसमें ऑप्शन एक भी राइट नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। मगध की लंबी की राजधानी जो है गिरिब्रज थी, परंतु बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। और मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। इसलिए पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो प्राचीन महाजनपद जो मगध की प्रथम राजधानी जो है यहाँ पे 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पाटलिपुत्र और गिरिब्रज में सस्पेंस बना हुआ है। अगला है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के पश्चात जो मगध पर शासन करने वाला था मौर्य वंश। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, जैसे उग्रसेन जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है, और उसके बाद पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविसाणक, दशसिद्धक और कैवर्त और धननंद। और नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धननंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है बी विकल्प ए सही उत्तर है। अगला है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ है आपका विशाखदत्त। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से, ठीक है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी। विशाखदत्त ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रसल या फिर कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर महान के समकालीन मगध का राजा धननंद था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है और इस वंश का अंतिम शासक धननंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है और जेनेफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है और भद्रसाल उसका सेनापति था। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया है और सीटेट में भी। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से
मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। और बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन करने वाले थे उपयुक्त में से क्यों कोई नहीं, यहाँ पे ई इसका राइट आंसर, सॉरी शिवाजी। ठीक है, अष्टप्रधान का गठन करने वाले थे शिवाजी। और अष्ट तेलुगु कवि जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल से संबंधित हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा हो गया, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत। ये सुमंत जो है विदेश विभाग का कार्य देखता था, यानी विदेश मंत्री के तौर पर। और सेनापति, पंडित राव तथा न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त करने वाले थे चंद्रगुप्त। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत जो है संदिग्ध है। वह इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि नहीं करते, विजय की पुष्टि करते हैं। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगला है हमारा अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। और बाद में अशोक ने यूनानी गवर्नर तुषास्प से इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई और इस प्रांत को आनर्त तथा सौराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में जो सम्मिलित नहीं था वो था आपका श्रीलंका। बाकी अफगानिस्तान हो गया, बिहार हो गया, कलिंग हो गया, ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल हो गया, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में किया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिंहली अनुसूचियों यानी दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगिलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला है हमारा, अशोक के शिलालेखों यानी में प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो है आपकी प्राकृत। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है, जैसे शिलालेख हो गया, स्तंभलेख हो गया और गुहालेख हो गया। और शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए थे। ये स्थान है आपका शाहबाजगढ़ी, मानसेवरा, कालसी, गिरनार, धौली और जौगढ़, एरिगुडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेखों प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में लिपि में लिखे गए हैं। तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमैक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख का तथा लगमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो दाहिने से बाएं ओर लिखी जाने वाली लिपि का नाम था आपका खरोष्टी लिपि। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय जो है श्रेय मैसन को, जेम्स प्रिंसेप को, नॉरिस को, लेसेन
कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर एक भी नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अशोक धर्म, ठीक है, अशोक का धम्म जो है एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिन्वे बहु कयाने दया दाने, सचे सोचिए मादे साध्वे चौ, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना और स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना, ये अशोक के द्वारा कहा गया था। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है, और तो विकल्प ई यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो है भाब्रू स्तंभ। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। भाब्रू यानी बैराट। स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदस्सी राजा मागध संग अभिवादेन तुम आहा अपाबासा धतम चौ, यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अपने शिलालेखों में अशोक सामंतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों की बात करें, अशोक को सामान्यतः जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है, अपने शिलालेखों में अशोक को सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय, यानी देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, या देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है, और पुराणों में उसे अशोकवर्धन भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है वो है आपका राजनीति पर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करता है, इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत जो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से नेट के इस बार पॉलिटिकल साइंस के नेट के एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला है हमारा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 भागों में बांटा है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है कारीगर, पांचवा है योद्धा, छठा निरीक्षक और सेवंथ है आपका सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो किस में किया गया है? वो है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचनाकार जो है, ऑप्शन इसमें नहीं है, आप देख सकते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईसा में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख भी किया है। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है आपका इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एरिस्टोनोमोई कहता है। अगला क्वेश्चन है,
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो सर्वप्रथम बनाने वाले जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो व्यापक स्तर पर जो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विम कटफिसस ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करना प्रारंभ भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बिम कटफिसस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। अगला है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कला की जो गांधार शैली थी वो जो है कुषाणों के समय में ही फली फूली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला है आपका गांधार शैली, दूसरा है मथुरा शैली, और इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया और गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। अगला है हमारा, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो वो की थी कनिष्क के शासनकाल में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलोन में हुई थी और उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे और इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यह बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया और इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। अगला हमारा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद भारत में कर्ण वंश ने राज किया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शुंग वंश का अंतिम राजा जो था देवभूति था। अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह था कर्ण वंश, यानी कर्णावयन नाम से जाना जाता है और शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश ही था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। अगला है हमारा, तो खारवेल का नाम आपका हाथी गुम्फा लेख से हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था और ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा और राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन दिया हुआ है और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ था वो होता गुप्तों के शासनकाल से, यानी गुप्त काल से। यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए थे। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के अवसन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया और मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए जो गुप्त काल में प्रयोग किया जाता था वो है आपका ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति का एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था और पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकुच्छ यानी भड़ौस था जहां से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। भड़ौच यानी भृगुकुच्छ यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे पहले ग्राम अनुदान में दिया था? तो ब्राह्मणों को सबसे पहले ग्राम अनुदान में दिया गया था, उसके साक्ष्य आपको जो है यानी ए, ठीक है, गुप्त वंश से ही मिलते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे पहले अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिए थे और गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उसमें यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। अगला है हमारा, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी?
तो गुप्त काल में जो भू राजस्व की दर थी वो थी उपज का छठा भाग। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का जो है 1/1 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, और जो 1/6 भाग यानी 1/6 भाग जो होता था वो गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। अगला है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो भागवत संप्रदाय में अत्यधिक विकास की देन किसकी थी, वो थी आपकी गुप्तों की। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागवत एवं वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था, और अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्तों का राज चिन्ह क्या था, गरुड़, जो विष्णु का वाहन था। अगला हमारा, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये कहा गया था आर्यभट्ट के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अगला है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने वाले विचारक हैं, यहाँ पे ऑप्शन मैच एक भी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है, और शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक जो है गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यदि भी बिहार के लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर में इसका सही उत्तर जो है विकल्प ए को माना है, चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ जो है 275 ईसा पूर्व माना जाता है, श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है। जो सुश्रुत के मान्यकाल लगभग 600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा के करीब 1000 वर्ष के बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण यहाँ पे नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और 637 ईसा में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, और लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया था। इसके बाद वह बंगाल, ओडिशा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा, और अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए थे। अगला हमारा, ह्वेनसांग की भारत यात्रा में समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो ह्वेनसांग की यात्रा भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए जो प्रसिद्ध नगर था वो था आपका मथुरा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी, और अर्थशास्त्र ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। अगला है, कवि बाण निवासी था। तो कवि बाण कहाँ के निवासी थे, वो थे पाटलिपुत्र के। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बाणभट्ट यानी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित हो गया, कादंबरी और चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो इत्सिंग ने, चीनी यात्री जो इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था, इन्होंने उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग जो है 671 से 672 ईसा में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था। वह दक्षिण से समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था, और 675 से 685 ईसा तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट जाता है। अगला है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था।
अगला है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शक्रादित्य था। किसके अनुसार? हेनसांग के अनुसार, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। लेकिन शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है और कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि जो है महेंद्रादित्य की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार में राजाओं का संपर्क था। तो जावा सुमात्रा से, वर्तमान जावा सुमात्रा की बात करें तो इंडोनेशिया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। अगला है हमारा, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? वो था आपका बालपुत्र देव। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। अगला हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो विनाश के कारण जो है मुसलमान को माना जाता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। अगला है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर जो है स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी जो थे चंदेलों के द्वारा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय में 950 से 1050 के बीच बनाए गए थे। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर जो है सर्वोच्च है और खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बनाया था वो धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। और दीपांकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। अगला है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? वह है कदम्ब वंश, जिसका संगम साहित्य में कोई उल्लेख नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं आप लोग। संगम साहित्य में केवल चोर, चेल और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अगला है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी और सीटेट में भी पूछा गया है। तो उरैयूर का संबंध आपका कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध थी और संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। अगला है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को बृसल या फिर कुलहीन कहा गया है और धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखी थी। अगला है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। चौहानवंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा, उपाधि क्या थी उनकी? राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला है, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास दत्ता जो पुस्तक लिखी थी वो थी भास ने लिखी थी। महाकवि भास ने भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया है। इन नाटकों के नाम हैं जैसे प्रतिज्ञा, योगेंद्र नारायण, स्वप्नवास दत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोम, ठीक है, मध्य मैया योग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविरामारक एवं चारुदत्त। ये सभी नाटक जो है महाकवि भास के द्वारा रचित हैं। अगला है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव की बात करें तो कालिदास के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें
17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण एवं कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन भी है। अगला क्वेश्चन हमारा, कीर्तार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी थी? तो कीर्तार्जुनीयम पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे कवि भारवी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्तार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कवि भारवी हैं और इस पुस्तक की कथावस्तु महाभारत से ली गई है, जिसमें अर्जुन तथा किरात द्वेषधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन दिखाया गया है। अगला है हमारा, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो स्रोत है आपका मिलिंद-पन्हो। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद-पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। अगला है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी बाणभट्ट ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हर्षचरित की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक एवं उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन जो है प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय को माना जाता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपना अधिकार में कर लिया और तंजौर के शैव मंदिर यानी राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम के काल में ही हुआ था। अगला है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल काल जो प्रसिद्ध है वो है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है, विलेज असेंबली के लिए। यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो टीजीटी में भी। तो चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता जो है स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था और उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन भी प्राप्त होता है। अगला है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन भी जो है चोल काल ही होगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोकल गवर्नेंस के लिए भी चोल काल जो है फेमस था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार हैं उनको कहा जाता है गोपुरम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सीटेट में पूछा गया है। गोपुरम इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वारों को गोपुरम कहते थे और पांड्य और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही और पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे और इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा था भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे और चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम मानी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्राचीन काल कंप्लीट हुआ और सभी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चनों को हमने एनालिसिस किया। प्लीज़ आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट क्लास में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।